हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं कुछ अभी जो सीरीज हम लोगों की चल रही थी उसको रोक के एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये एक बच्चे ने मेरे को बोला है, निखिल करके है, ही आस्क मी फॉर द EWS रिजर्वेशन समथिंग। फर्स्ट टाइम जब उसने कमेंट करा तो मेरे को लगा ठीक है मैं बना दूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। बट क्योंकि बच्चे होते हैं ना बदतमीज, उनको कोई काम तो रहता नहीं, वो बस क्या किया, मैसेज कर दिए, कमेंट कर दिया कि सर ये कर दीजिए ना, तो उसमें टाइम लगता है। बट ही कमेंटेड मी अगेन, सो आई थॉट कि नहीं, इसको एक्चुअली में नीड है, इसको एक्चुअली में हेल्प चाहिए। सो दिस इज फॉर यू निखिल एंड फॉर अदर वन ऑल्सो, जिनको EWS में प्रॉब्लम आ रही है, उनको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे वर्क करता है EWS IIT JEE के लिए, क्या क्या बेनिफिट्स हमको इसके थ्रू मिल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये सब सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। वो पॉइंट मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। जैसे पहला पॉइंट कि व्हाट इज EWS, ठीक, होता क्या है एक्चुअली। सेकंड पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक। तीसरा पॉइंट, हाउ टू मेक, या फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या लगेगा उसमें उस चीज को बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। फोर्थ पॉइंट, व्हेन टू मेक, कि कब आप इसके लिए अप्लाई करो। फिफ्थ पॉइंट, व्हाट बेनिफिट इन IIT JEE मेंस या एडवांस इन IIT JEE। IIT JEE में क्या क्या इसके आपको फायदे मिलेंगे। सिक्स पॉइंट, what score to get IIT for EWS candidates। ओके, तो ये 6 पॉइंट हम लोग इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। होप कि ये वीडियो 30 मिनट के अंदर का हो, ताकि आप लोगों को कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, मैं वही कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कि व्हाट इज EWS एक्चुअली। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज EWS। तो EWS मींस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये एक ऐसी इंडिया की सब कैटेगरी है जो बाकी कैटेगरी जैसे अभी तक SC, ST और OBC, इन तीनों से अलग है। EWS वो जनरल कैटेगरी की एक सब कैटेगरी है जो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। सो ये कब आया EWS, क्योंकि पहले ऐसा था कि पूरे जो भी अपना इंडिया के रिजर्वेशन है उसमें 50% या थोड़ा और बोले 50.1% पे जनरल कैटेगरी, और बाकी इसमें SC और ST विद 22.5% ऑफ रिजर्वेशन एंड 27% ऑफ रिजर्वेशन विद OBC। ऐसा था पहले, जब तक ये EWS नहीं आया था, राइट। तो इन 2019 एंड डेट इज 10 Jan आई थिंक, 7 Jan 2019 में फर्स्ट टाइम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन्होंने 10% फॉर EWS के लिए रिजर्वेशन लगाया। EWS मतलब वही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, जो जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते थे बट उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उनके लिए 10% रिजर्वेशन अलॉट करा। ओके, इन ऑन 8 Jan ये चीज लोकसभा पहुंची एंड वहां से ओके हो गया। देन ऑन 9 Jan ये राज्यसभा पहुंची, राज्यसभा से भी ओके हो गया। ऑन 12 Jan प्रेसिडेंट ऑफिस, उस टाइम रामनाथ कोविंद जी थे, उन्होंने इसको ओके करा, ठीक। 12 Jan 14 Jan ये चीज लॉ के अंदर इंक्लूड हो गया, इंक्लूडेड इन द लॉ, कि ओके अब से जो EWS पर्सन्स हैं या EWS कैंडिडेट हैं उन लोगों को 10% रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक, ये हो गया।
इन बिटवीन इसी में डेट में 10 जैन को एक एनजीओ है जिसका नाम है यूथ फॉर इक्वलिटी, उन्होंने इसका थोड़ा सा अपोज करा। अपोज उनका ऐसा था कि उनको वो ऐसा बोले कि इनको ईडब्ल्यूएस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा होना चाहिए, बट जो 50%, ये अप्रोक्सीमेटली 50% जो भी बताया ऐसा करके, राइट, दिस इज 50% एंड दिस इज 50%, जो 50% रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन रहना चाहिए, उससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए SC ST OBC जिनमें आते हैं। अगर इनको रिजर्वेशन देना है, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देना है, तो जो 27% ओबीसी का है उसी में से 10% काट के दे दो, बाकी 70% ओबीसी का रखो। इनका ये कहना था, मतलब ये कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में 50% रिजर्वेशन अभी तक चलता आ रहा था, आगे भी ऐसा ही चलना चाहिए। ठीक, ये उन्होंने अपोज किया। और भी एक दो एनजीओ थे जिन्होंने डायरेक्ट अपोज किया कि नहीं, ईडब्ल्यूएस होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ SC ST और ओबीसी को ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बाकी किसी को मिलना नहीं चाहिए। ठीक, अब ये बात आगे बढ़ी तो 25 जैन को 25 जैन ऑन 25 जैन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम जो 10% ईडब्ल्यूएस के लिए हम लोगों ने अलॉट करा है वो खत्म नहीं होगा। ठीक, 25 जैन को ये हो गया कंफर्म, बट फिर से कुछ पिटीशन फाइल हुआ, समथिंग कुछ बना ऐसा, तो कुछ केस फाइल हुआ है। तो 6 अगस्त, तो ये सब 2019 की बात चल रही है। ठीक, 2019 की बात चल रही है। अब 6 अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 मेंबर्स को बुलाया। ठीक, अब जो इन 5 मेंबर्स का डिसीजन होगा वही डिसीजन आगे रख दिया जाएगा, ये चीज मान ली गई। ओके, ऑन इन मेंबर्स ने अपना अच्छा खासा टाइम लिया, 2 साल का। ऑन डेट 7 नवंबर 2022, ऑन दिस डेट इनमें जो भी डिसीजन हुआ 3:2 की रेशियो से, 3 लोग हाँ बोल रहे थे, 2 लोग ना बोल रहे थे, उस रेशियो से सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन कर दिया फाइनल कि ओके, अब से ये लॉ है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 10% रिजर्वेशन मिलेगा। ये फाइनल हो गया। तो फ्रॉम 7 नवंबर, इसके पहले भी चला आ रहा था, उसमें बस वो पिटीशन फाइल हुआ था एंड समथिंग, बट उसके बाद ये फाइनल हो गया कि अभी कुछ नहीं है, अभी 10% रिजर्वेशन मिलेगा, ये लॉ बन गया। राइट, तो ये तो समझ आ गई कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन में आया। अब इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई कि आप कब जनरल से ईडब्ल्यूएस में कूद सकते हो, क्या कंडीशन हो, क्या क्राइटेरिया हो, तो आप जनरल ना होकर जनरल ईडब्ल्यूएस बन जाओगे। राइट, तो वो देख लेते हैं। वो आता है सेकंड, एलिजिबिलिटी के अंडर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहली एलिजिबिलिटी, ध्यान सुनना, इसकी 5 एलिजिबिलिटी है, उसमें से 3 एलिजिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ठीक, पहली एलिजिबिलिटी है एनुअल इनकम ऑफ योर फैमिली शुड बी लेस देन 8 लाख। 8 लाख से कम आपकी सालाना इनकम, मतलब एक साल में आपकी जो फैमिली अर्न कर रही है वो 8 लाख से कम होना चाहिए। अब फैमिली का मतलब क्या है, फैमिली इंक्लूड्स योर मॉम डैड, आपके मम्मी पापा, ठीक, और आपके भाई बहन इन द सेंस कि जो भी द पर्सन हु इज 18 ईयर्स लेस देन 18 ईयर्स। ओके, मतलब जैसे 18 साल से जो भी आपके भाई बहन जो 18 साल से कम हैं, जो अभी शायद ही अर्न कर पा रहे होंगे। 18 साल से कम कौन अर्न कर सकता है, या तो वो गेमर हो, या तो यूट्यूबर हो, या फिर भगवान का अपना खुद का बनाया हुआ बंदा हो, तभी वो 18 साल से कम पे अर्न कर पाता, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। तो वही अपना आपकी मॉम, आपके डैड जितना अर्न कर रहे हैं, और अगर आपका बड़ा भाई है जो 18 ईयर से अबव हो गया है, ठीक, तो उसको आपकी फैमिली में इंक्लूड नहीं किया जाएगा इन द सेंस ऑफ इनकम। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं फैमिली से हटा दो उसको, नहीं, इन द सेंस ऑफ इनकम उसको आपको फैमिली में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये समझ आ गया फैमिली क्या इंक्लूड करती है। तो फैमिली की इनकम मतलब क्या, कि आपकी फादर की प्लस आपकी मदर की इनकम प्लस आपकी ब्रदर या सिस्टर की इनकम जो 18 ईयर से छोटे हैं, अगर वो कोई इनकम कर रहे हैं तो ये इंक्लूड हुआ। तो ये टोटल इनकम जो बननी चाहिए वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। इतनी बात समझ आई। ओके, दूसरा पॉइंट है कि आपका जो एग्रीकल्चर है प्लॉट,
जहाँ पे आप, अगर आपके मॉम डैड या फिर आपका घर का कोई मेंबर खेती कर रहा है या फिर आपके खेत वेत है, तो दैट प्लॉट शुड बी, दैट एग्रीकल्चर लैंड शुड बी लेस देन 5 acre. So agriculture land should be less than 5 acre. वो आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो कि हमारी कितनी जमीन जायदाद है, ठीक। तो आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है, जहां पे आपकी खेती बाड़ी होती है, वो लेस देन 5 acre होनी चाहिए। ओके, तीसरा पॉइंट, जहां आप रह रहे हो, आपका रेजिडेंशियल प्लॉट जो है, रेसिडेंशियल प्लॉट, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब जो एरिया होना चाहिए, दिस शुड बी लेस देन 1000 स्क्वायर मीटर फीट, 1000 फीट स्क्वायर, मतलब तो दिस शुड बी लेस देन 1000 फीट स्क्वायर। ओके, ये 3 क्राइटेरिया है। अगर ये 3 क्राइटेरिया फॉलो करते हो तो आप एलिजिबल हो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेने के लिए या ईडब्ल्यूएस के अंडर रिजर्वेशन पाने के लिए। ओके, ठीक है, बस इतने ही 3 क्राइटेरिया। अब बनता कैसे है, तीसरा पॉइंट, हाउ टू मेक। तो इसके लिए आप किसी भी कैफे शॉप पे जा सकते हो, वहां जाके कि बोल दो कि कैफे वाले भैया मेरा ईडब्ल्यूएस बना दो, वो अप्लाई कर देगा। ठीक, फालतू का झंझट लेने की जरूरत नहीं कि मैं सोचूंगा, मैं ऑनलाइन देखूंगा कहां से अप्लाई करूं, क्या करूं, फालतू का झंझट लेने की जरूरत नहीं। उसके पास जाओ, बोल दो मुझे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है। कुछ रिक्वायरमेंट होगी, जैसे पहली कि आपका इनकम सर्टिफिकेट कितना है, क्योंकि वही क्राइटेरिया है, वही एलिजिबिलिटी है कि इनकम, आपकी इनकम कितनी है, मतलब आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, वो होना चाहिए। दूसरी चीज आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, मतलब जो आप जहां रह रहे हो वहां पे एक सर्टिफिकेट बनता है। जैसे गांव में क्या होता है, जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो वहां पे प्रधान बनाते हैं कि एक सर्टिफिकेट बनाते हैं कि ओके ये मेरे गांव का निवासी है और इसका खेत, वो हाँ क्या बोलते हैं, खेत और घर इतना इतना स्क्वायर मीटर के अंदर आता है, मैं ये चीज पारित करता हूँ। शहर में ऐसा कोई किसी पोस्ट पे होता होगा, इसको नॉलेज नहीं है, अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो वो बता पाएंगे अच्छे से कि कौन होता है वहां पे। तो आप उससे कांटेक्ट करो, वो आपको वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देगा। वो दोनों उठा के ईडब्ल्यूएस वाले भैया को दे दो, मतलब कैफे वाले भैया को दे दो, वो आपका अप्लाई कर देंगे। वहां से जो भी आएगा उसके बाद आपको साइन कराना होगा किसी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर या फिर ब्लॉक लेवल ऑफिसर से, ठीक। जैसे सर्किल ऑफिसर होता है, तो वो आपका अगर साइन कर दे देन ओके है, ठीक। उसके लिए वो आपका देखेंगे आके कि हाँ रेसिडेंशियल जो है वो सब है नहीं है, या वो अपना जो भी इनकम सर्टिफिकेट है ये सब मैच कराएंगे, तब आपका अप्रूव होगा सारी चीजें। ओके, तो दूसरा है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ओके, तो पहला इनकम, दूसरा रेसिडेंशियल, वहां जाएगा, वो अप्रूव, सब चीजें मैच करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि ठीक सही है या नहीं है। उसके बाद वहां से अप्रूव करेंगे, जो भी आएगा उसमें आपको खुद साइन कराना पड़ेगा। किसी भी ऑफिसर, जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर है या फिर क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर है, उनके पास जाके साइन हो जाता है। अगर आपका वहां पे कोई अच्छा दोस्त बन गया है, समझ रहे हो ना, हाँ, तो आसानी से साइन हो जाता है। बस आपको वहां पे अच्छे दोस्त बनाने की जरूरत है, कोई अच्छा आदमी मिल गया, कोई अच्छे दोस्त बन गए, तो आसानी से ये सब चीजें हो जाती हैं, ठीक। वो सब चेक करते हैं, और बस बात वही है कि आपका अच्छा दोस्त है वहां पे कोई, तो स्मूथली वर्क हो जाता है, इतना सा है। अरे ठीक है, ओके। सो ये हो गई कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। एक बार साइन हो गया, आपका कंफर्म हो गया कि ठीक है मेरे पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, भैया देख लो, ठीक, ओके। अब बात आती है कि कब बनवाना चाहिए, फोर्थ पॉइंट, व्हेन टू मेक। अब व्हेन टू मेक में क्या है कि जैसे आप 2024 का एग्जाम देने वाले हो, ठीक, मेंस का, तो वो जो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का होना चाहिए। ओके, 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। तो ये चीज समझे। तो आप कभी भी एप्लीकेशन अगर सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हो तो उसको 1 अप्रैल के बाद बनवाना, ठीक। 1 अप्रैल के बाद बनाना सबसे अच्छा काम है, जब आप मेंस का एग्जाम दे के आओ और आपको पता चल जाए कि नहीं, क्योंकि देखो ईडब्ल्यूएस 1 साल का बनता है, अगली बार फिर वो बर्बाद हो जाएगा। तो आपने अगर देखा कि मेरे को मेंस में अच्छी मेरी रैंक आ जाएगी, मेरा अच्छा परफॉर्मेंस हो गया है, देन बाद में सब काम पहले जाके ईडब्ल्यूएस बनवाऊंगा, ठीक। जाके ईडब्ल्यूएस बनवाओ, क्योंकि आपने ऑलरेडी अंडरटेकिंग सबमिट कर दी है, ठीक। ईडब्ल्यूएस जाके बनवाओ, 1 से 1.5 महीने, मुश्किल से 2 महीने के अंदर वो आ जाएगा। उसके बाद फाइनल उसको वहां पे सबमिट कर देना, जब सीट अलॉटमेंट हो उसके बाद। क्लियर है। तो ये है कब बनवाना है,
1 अप्रैल 2023 के बाद का इशू होना चाहिए, वो चीज क्लियर है। ओके, वहां एक पूरा फॉर्मेट है, वहां पे सारी चीजें फिल करके वहां पे ठप्पा लगा के वो सबमिट कराना। ये समझ आ गए। अच्छा, 5th पॉइंट, व्हाट बेनिफिट इन IIT सिलेक्शन, और इसी में मैं डिस्कस करूंगा 6th पॉइंट भी कि व्हाट स्कोर टू गेट IIT और EWS बंदों के लिए। ठीक, चलिए इसके लिए मैं एक नया PDF आपको खोल के दिखाता हूं, जस्ट या दैट वन। ये 2022 का है, एडवांस का। ये थोड़ी स्टैटिस्टिक्स है कि क्या क्या हुआ है एडवांस 2022 में। तो पहले ओपन कैटेगरी का देखो, मैं जनरल और EWS को कंपेयर करूंगा बिकॉज आपको उसी में डिफरेंस देखना है कि जनरल से EWS आने में क्या क्या फायदा मिलने वाले हैं, राइट। सो बाकी आप पॉज करके देख सकते हो अगर आपको सारी डिटेल्स देखनी है। मैं ओपन और EWS जनरल में कंपेयर करूंगा। सो पहली बात है कि जब जेईई मेंस करते हैं तो सिर्फ 2.5 लाख स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, उसमें से 96,187 स्टूडेंट ओपन कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, या जो किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आते वो सारे जनरल कैटेगरी। ये बात समझते हो ना कि जो किसी के अंदर नहीं आया वो जनरल में चला गया। तो जैसे आपने OBC NCL का सर्टिफिकेट बनाया, वहां जाके पता चला नहीं ये तो गलत है, तो आप सीधा जनरल कैटेगरी के थ्रू एनालाइज कर जाओगे, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। ठीक है, अगर आप उसके अंदर रैंक में आ रहे हो तो होगा एडमिशन, अदरवाइज कैंसिल होकर भगा देंगे। ठीक, मतलब ओपन में सारे आते हैं जो किसी कैटेगरी में नहीं आते। तो ओके, EWS में 23,750। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने शॉर्टलिस्ट हुए वो ये हुए, और कट ऑफ कितनी गई थी, 63 गई थी फॉर EWS कैंडिडेट एंड 88 गई थी फॉर जनरल कैटेगरी। डिफरेंस समझ आ रहा है? 88 परसेंटाइल फॉर जनरल कैटेगरी ये कट ऑफ है, और 63 परसेंटाइल फॉर जनरल EWS। पहला फायदा। ओके, और दूसरा ये है कि कॉमन रैंक, अगर मैं एडवांस की बात करूं तो मिनिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट हैं, तो एडवांस क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 5 मार्क्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट में। ये सेम है OBC और EWS के लिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट ओवरऑल में डिफरेंस आता है। जब कहते हैं कि ओवरऑल कितने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, तो 55 मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, 50 मार्क्स चाहिए OBC और 50 मार्क्स चाहिए EWS के लिए। 5 मार्क्स का डिफरेंस, और 5 मार्क्स का डिफरेंस कम से कम 1000 रैंक इधर से उधर करता है। एडवांस में 1000 रैंक इधर से उधर करता है। तो इसका मतलब आप अगर 1000 रैंक EWS में, जो बंदा जनरल कैटेगरी में 2000 पे है, ठीक, EWS में 3000 पे है, तो वो दोनों सेम तरीके से नापे जाएंगे, सेम तरीके से उनको लिया जाएगा। समझ रहे हो ये चीज? ओके, बेनिफिट्स हैं सारे। 55 मार्क्स फॉर जनरल, 50 मार्क्स फॉर EWS कैटेगरी। ओके, अगला आओ, देखो ये स्टैटिस्टिक्स देखो। CRL मतलब कॉमन रैंक लिस्ट, ठीक, मतलब जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में जो फर्स्ट रैंक लाया है उसके 109 मार्क्स थे मैथ्स में, 96 फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 19, एंड टोटल उसके बने थे 314 मार्क्स। ओके, अब आओ EWS में। EWS में जो 1 रैंक लाया है उसके 91 है मैथ्स में, 98 है फिजिक्स में, एंड 13 है केमिस्ट्री में, और ओवरऑल उसके 292 है। डिफरेंस देख लो, 314 और 292, मतलब 14 और प्लस 8 22 मार्क्स का डिफरेंस है। 22 मार्क्स का डिफरेंस है जो फर्स्ट रैंक आया है EWS में, जो फर्स्ट रैंक आया है जनरल कैटेगरी में। एडवांस की मैं बात कर रहा हूं, मेंस की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब, ये एडवांस की बात कर रहा हूं। 22 मार्क्स इज अ लॉन्ग गैप। ठीक, ऐसे ही OBC में जो 299 लाया है उसके फर्स्ट रैंक आई है। अच्छा, यही है जो जहां से कैटेगरी बंद हुई है, मतलब जो लास्ट बंदा आया है उसका कितनी रैंक आई है, उसके बाद खत्म हो गया। 55 मार्क्स चाहिए लास्ट को, कि कम से कम 55 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, तभी आप क्वालिफाई कर रहे हो एडवांस, अदरवाइज नहीं कर रहे। जनरल मैंने बता रखा है। उसमें उसकी रैंक आई है दिस 28978, मतलब 28,978। ये है लास्ट बंदे की रैंक जिसने क्वालिफाई करा है। इसमें उसी की रैंक कितनी है, 4988, मतलब EWS रैंकिंग में 4988 पे, अभी मैं दिखाऊंगा, ये 4988 पे 50 मार्क्स पाया है। और जो बंदा 50 मार्क्स पाया है इन जनरल कैटेगरी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जो 51 मार्क्स पाया है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, जो 50.1 मार्क्स पाया उसका सिलेक्शन नहीं होगा। डिफरेंस समझ लेना, EWS का इंपॉर्टेंस समझ लेना। ठीक, अगर आप हो तो तुरंत बनवाओ, तुरंत इसका फायदा उठाओ। ठीक, ओके। अब उसी में
ये देख लिया। अब 7 मार्क्स, 31 मार्क्स, 12 मार्क्स उसके आए थे, जिसकी 4988 रैंक आई है इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये मैं ओवरऑल रैंक नहीं बता रहा हूँ, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रैंक बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस में फर्स्ट रैंक, ईडब्ल्यूएस में 4988 रैंक, जिसके 50 मार्क्स थे जो क्वालिफाई किया था उसके लिए, एडवांस के लिए। क्लियर है? ओके। तो ये दोनों डिफरेंस देख लो कि कितने कितने मार्क्स, जैसे क्लोजिंग में तो नहीं, ओपनिंग में देखो तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस दिखेगा। क्लोजिंग में तो बाद में और दिखेगा कि जो बंदा जनरल कैटेगरी में 50.1 मार्क्स ला रहा है उसका नहीं हो रहा है, बट जो ईडब्ल्यूएस में 50 मार्क्स ला रहा है उसका सिलेक्शन हो रहा है विद दिस रैंक, विद दिस रैंक। ओके फाइन। ऐसे ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी में। ओके, अब आओ आगे जरा। ये दिख रहा है? नहीं, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, एक सेकेंड। अभी दिख रहा है अच्छे से। देखो क्या है, ये सीआरएल का स्कोर है, मतलब जो कॉमन रैंक लिस्ट है उसमें कितना स्कोर पाया है और कितनी रैंक आई है। 1 से और 100 के बीच का नंबर नहीं लिखा, उसके बाद 101 जिसकी रैंक आई, 201, मतलब 100 गैप करके लिखा है। ध्यान से देखना है इसको। 314 मार्क्स फर्स्ट रैंक, 236 मार्क्स 101 रैंक। डिफरेंस कितना है नंबर्स के बीच में? 314 माइनस 236, 314 माइनस 236, 78 मार्क्स का। ठीक, देन ये हो गया 78 मार्क्स का गैप। देन आगे आओ, 236, 221, 15 मार्क्स का गैप। भी देखते जाओ, तमाशा देखो इसमें। 221 माइनस 9, 109, मतलब हो गया कितना? 12 मार्क्स का गैप। और आओ इधर तो 209, 199, मतलब 10 मार्क्स का गैप। ये गैप कम होता जाएगा। अब थोड़ा नीचे आ जाओ। ठीक, 159 और 156, मतलब सिर्फ 3 मार्क्स का गैप। यहां से यहां कूदे 3 मार्क्स का गैप, यहां से यहां कूदे 1 मार्क्स का गैप, सॉरी 2 मार्क्स का गैप। चल क्यों नहीं रहा है? 2 मार्क्स का गैप। 2 मार्क्स के गैप में अगर मैं यहां देखूं, 3 मार्क्स के गैप में क्या हुआ? 1401, 1401 और यहां 1501। कितने का डिफरेंस आया है? 100 का, 3 मार्क्स पे। ठीक, 100 रैंक का डिफरेंस आया। ऐसे 2 मार्क्स पे 100 रैंक का डिफरेंस आया। अब जरा यहां आओ, जो बनता 77 पाया, 77 पाया, 77 पाया, 77 पाया, एंड देन फाइनली 76 पाया, उसको देखो क्या क्या डिफरेंस आया। सेम नंबर्स हैं, फिर भी 100 100 100 100 100। मतलब अगर मैं यहां से 77 जो पाया और जो 76 पाया, 1 मार्क्स का गैप अगर देखूं तो सीधा सीधा 1 2 3 4 5 4 400 रैंक का डिफरेंस आ रहा है, 400 रैंक का। और ये डिफरेंस बढ़ता ही जाता है। अगर मैं लास्ट में पहुंच जाऊं तो देखो, ये 56 पाया था और ये 55 पाया है, ये बंदा। ठीक, उसकी रैंक कितनी थी? 27501, इसकी रैंक 28978, मतलब 1000 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा का डिफरेंस। तो वही मैं बोल रहा हूं, एक एक मार्क्स में 1000 डिफरेंस। स्टार्ट में तो नहीं दिखता है, जब नीचे आते जाओ ना, जब क्लोजिंग रैंक आती जाती है तो दिखने लगता है डिफरेंस कि हाँ, एक एक मार्क्स में 1000 का डिफरेंस आ रहा है। अब सोचो कि वो जो आपको डिफरेंस मिल रहा था ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में, कि आपको सिर्फ 55 मार्क्स चाहिए और आपको सिर्फ 50 मार्क्स चाहिए, कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है रैंक में। समझ रहे हो? इसीलिए ईडब्ल्यूएस की ये इंपॉर्टेंस है आईआईटी में, ईडब्ल्यूएस की ये इंपॉर्टेंस है। ठीक, हालांकि ईडब्ल्यूएस आपका कोई एज लिमिट नहीं बढ़ा पाता, नंबर ऑफ आइटम्स नहीं बढ़ा पाता कि नहीं आप ईडब्ल्यूएस और ज्यादा आइटम्स दे सकते हो, या आपका एज रिलैक्सेशन हो सकता है। जैसे एससी एसटी में एज रिलैक्सेशन है 5 साल का, 3 या 5 साल का ऐसा एज रिलैक्सेशन है, बट ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन नहीं बढ़ा पाता। इवन दो रैंक में क्या डिफरेंस लाता है कि आपकी अगर 1000, 1500 या 2000 रैंक का डिफरेंस है, एक बंदा जो जनरल कैटेगरी का, एक बंदा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, वो सेम ट्रीट होंगे वहां पे जाके। समझ रहे हो? यहां सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस है तो 1000 रैंक आई, आपको 5 नंबर का डिफरेंस दिया गया है। 55 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 50 मार्क्स फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओवरऑल। ठीक, ओके। अब जरा आगे आओ, ये है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में जो फर्स्ट रैंक लाया था उसका स्कोर था 292, जो 100th रैंक लाया है उसका स्कोर है 170। मतलब कितना डिफरेंस आया इसका? 292 माइनस 170, 122 मार्क्स का डिफरेंस। ठीक, ओके। और थोड़ा नीचे आ जाए,
या यही एक बारी और देख लें, यहां से कितना डिफरेंस 148 मतलब 20 प्लस 22 का डिफरेंस 100 मार्क्स का 100 प्लेस वैल्यू चेंज एंड 50 मार्क्स 51 पे 4801 या एंड 4988 हियर। ठीक, मतलब यहां से यहां पे कितना डिफरेंस आया, 1 मार्क्स का डिफरेंस है और रैंक का डिफरेंस कितना है, 1 मार्क्स का डिफरेंस है और रैंक का डिफरेंस है 187, ये डिफरेंस आया। समझ रहे हो? अब देखो, अगर यही बात इधर मैं कंपेयर करूं 55 मार्क्स, बस यहीं तक क्लोज हो जाना चाहिए। अगर ये जनरल होता तो, अगर ये जनरल होता तो यहाँ के बाद जो नीचे लिखे हुए सारे सेलेक्ट ना होते, खत्म था इसी के बाद। ठीक, अब इसमें यही क्राइटेरिया हो जाता है कि आप 54 मार्क्स, आप 53 मार्क्स और भी बच्चे ला सकते थे, यहाँ पे नहीं ला पाए। यहाँ पे शायद 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग ही ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा सेलेक्ट हुए हैं, जिनका सिलेक्शन अगर ये जनरल कैटेगरी में होते तो ना होता, इनका भी सिलेक्शन ना होता, राइट। बट ईडब्ल्यूएस की वजह से ये सिलेक्ट हुए। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंस, अगर आप एलिजिबल हो ईडब्ल्यूएस के लिए तो प्लीज बनवाओ, प्लीज इसका फायदा उठाओ। ठीक, जब आपको गवर्नमेंट दे रही है, आप किसी का आपको गवर्नमेंट दे रही है तो उसका बेनिफिट आपको उठाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ओके। एंड प्लीज इसको पॉलिटिकल में लेना, बिकॉज आई एम अभी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ईडब्ल्यूएस हो तो आप इसका फायदा उठाओ। ठीक, तो डोंट बी टेकन इट एज पॉलिटिकल, मैं वो सब एस्पेक्ट से बातें नहीं कर रहा। ओके, ठीक है, तो ये है आपका जो ईडब्ल्यूएस के बेनिफिट्स जेई के लिए। एंड जब भी आप जैसे मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा, तो उसमें एक अंडरटेकिंग होता है, या फिर इसका फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें एक अंडरटेकिंग होता है कि अभी मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इवन दो मैं उस कैटेगरी में बिलोंग करता हूं, मैं आपको बाद में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिट कर दूंगा, राइट। उसमें एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, वो आप उस टाइम फिल करके सबमिट कर सकते हो कि ओके ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि मैं एलिजिबल हूं ईडब्ल्यूएस के लिए, बट अभी मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, राइट। तो उससे क्या होगा कि आप काउंट करे जाओगे ईडब्ल्यूएस में, फाइनल जब आप वहां पे सीट अलॉटमेंट के लिए जाओगे तब वो चीज सबमिट कर सकते हो कि ओके दिस इज माय ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एंड आई एम एलिजिबल राइट नाउ। ओके, सो अंडरटेकिंग फॉर्म कहां से मिलेगा, तो इस बार आईआईटी मद्रास करा रहा है, मैं उसको आपको दिखा देता हूं, एक सेकेंड। जेडब्ल्यू okay, this one. This is your EWS certificate, इस फॉर्म का होना चाहिए। ठीक, सर्टिफिकेट नंबर, डेट, दिस इज सर्टिफाइड दैट, आप यहाँ पे अपना नाम लिख दोगे, पुष्पराज, सन डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ समवन एंड दिस बी रजिस्टर्ड, पिन कोड समथिंग, ये देखो लिखा हुआ है 5 एकड़ जमीन, रेसिडेंस 100 स्क्वायर मीटर, और वो म्यूनिसिपालिटीज और नॉन म्यूनिसिपालिटीज वो सब बकवास है, एंड फैमिली इनकम इज 8 लाख, दिस वन, राइट। ओके, फॉर ईयर 2023 टू 2024, इनके बीच में, क्योंकि कभी कभी होता है ना, लोग गरीब हो जाते हैं तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ गए और फिर आगे चल के वापस से जनरल बन गए, तो जब जरूरत हो तो गरीब बन जाओ अगर चाहते हो आप, तो ईडब्ल्यूएस बन गया उस क्योंकि ऐसे बहुत लोग करते हैं भाई, बहुत लोग करते हैं, मैंने देख रखे हैं ऐसे वीडियोस या ऐसे एक्सपीरियंस कर रखे हैं लोगों को कि जब भी ईडब्ल्यूएस बनाना हुआ तो या एग्जाम देना हुआ, देन वो अपने जॉब से लीव ले लिए या कुछ कर लिए, उन्होंने दिखा दिया कि 8 लाख ऐसा है, देन वापस से उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली एंड जो भी करना था वो कर लिया, एंड देन तो 1 साल के लिए ईडब्ल्यूएस में है, उसके बाद फिर वो जनरल में कन्वर्ट हो गए। दिस इज गुड थिंग। ओके, Here is signature of official name, designation and आपकी पासपोर्ट साइज फोटो एंड समथिंग लगेगा। ओके, मुझे वो नहीं मिला है, कहाँ था भाई वो, इस बार देखो ये थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हुआ है, इसको मैं कैसे बताऊं। ओके, इसे देख लो, कॉमन के लिए 10 मार्क्स हो गया है हर सब्जेक्ट में, एंड मिनिमम मार्क्स 35, जैसे वहां पे 55 था यहाँ पे। और अभी इसका कैसा पेपर होगा, कैसा पैटर्न होगा, ये किसी को नहीं पता, बिकॉज एडवांस ना हर बार ही अपना पैटर्न चेंज करता है, कभी कभी एमसीक्यू दे देगा, कभी कभी वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भर देगा, कभी आपको ये एनएटी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन एंड इस तरह की चीजें, सिंगल डिजिट क्वेश्चन ये दे देगा, राइट। तो इस बार इतना है कि हर एक उसमें 10 मार्क्स होने चाहिए और 35 मार्क्स ओवरऑल होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए और देखो कम कर दिया, लास्ट टाइम क्या था 5 मार्क्स दोनों में था, इस बार 9 मार्क्स कर दिया है और 31.5 मार्क्स
ओवरऑल कर दिया है। क्लियर? ओके, तो ये चेंज हुआ है। एंड जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 5 मार्क्स एंड 17.5 मार्क्स ये चेंज हुआ है। ओके, तो ये चीज थोड़ा देख लेना। ये आपको अवेलेबल है इसी साइट पे, मैं इसका लिंक दे दूंगा इसमें। प्लीज आप एक बार इसको थोड़ी देर के लिए पढ़ लिया करो चीजें कि क्या क्या है, कब कैसे होने वाला। फालतू का इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है ना। आपको सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराता है जो आईआईटी क्या बोलते हैं एग्जाम कराता है, वो सारी चीजें आपको दे देता है। आप प्लेट में परोस के नहीं देता, बस इतनी सी बात है। अदरवाइज सारी चीजें आपको वो दे देता है कि ये चीजें होने वाली हैं इसमें। और हम लोग क्या करते हैं, बस लगे रहते हैं कि ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं देखते हैं कि क्या है, कैसे है। और ये सर्टिफिकेट आप ना यहां से डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ गया? जैसे ये आप होम पेज पे आओगे, डाउनलोड्स पे आओगे, सर्टिफिकेट फॉर्मेट लिखा होगा, ये यहाँ से आप जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ये सारे सर्टिफिकेट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वहां से नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिया या क्रॉप कर लिया, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो उनको। ओके, एंड वो जो मैं बता रहा था, क्या बोलते हैं, अंडरटेकिंग, ये मैंने आपको दिखाया था कि कब आप बनवा सकते हो। जैसे ये 2023 का है, ये है मेंस 2023 का, राइट। तो अगर मेंस 2023 का बोलूं तो आपका जो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, दिस शुड बी 1 अप्रैल, आफ्टर 1 अप्रैल 2022। मतलब एग्जाम आपका कब होता है? जैन में, जैन 2023 में एग्जाम होगा। तो ये 1 अप्रैल 2022 के बाद में इशू होना चाहिए वो चीज। तो अगर आप एग्जाम देने बैठे हो तो तुरंत आप अप्लाई कर दो। जैसे आपने 2 से या 3 महीने, इतने इससे ज्यादा नहीं लगता आई थिंक, ठीक, बहुत रेयर, 2 महीने, अदरवाइज 1 से 2 महीने के अंदर आ जाता है, ठीक। तो आप जैसे एग्जाम दिए, आपको कंफर्म हो गया कि ठीक है मेरा मेंस अच्छा रहा, उसी टाइम जाके बाद में पेपर चेकिंग और आंसर चेकिंग, पहले जाके ईडब्ल्यूएस वाले भैया के पास कि भैया जी ईडब्ल्यूएस बनवा दो। तो 1 अप्रैल के बाद इशू होना चाहिए। मतलब आप जैन में एग्जाम दिए, जैन में आपको कंफर्म हो गया कि ठीक है मेरा काम चल सकता है, और जब भी आप फॉर्म भरोगे तब आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं होगा तो उसके लिए आप अंडरटेकिंग लगा सकते हो, वो मैं दिखाता हूं आपको। तो दिस शुड बी आफ्टर 1 अप्रैल, जैसे 2024 में होने वाला है, तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो इशू होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2023 के बाद होना चाहिए। ये चीज समझ आती है? ओके, सो हियर दिस इज अ डिक्लेरेशन। आपने क्या डिक्लेयर करा है कि दिस, सी हियर द नेम ऑफ कैंडिडेट, एड्रेस, एप्लीकेशन नंबर, जेईई मेंस का जो भी है आपको मिला है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एंड देन आई अंडरस्टैंड दैट, ये पढ़ना जरा ध्यान से, आई अंडरस्टैंड दैट एज पर न्यू गाइडलाइन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ना, अभी दिख रहा होगा। I am required to submit a general EWS certificate issued after this। आप ये जानते हो कि यस, मैं जानता हूं कि मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं जनरल EWS सर्टिफिकेट लगाऊंगा, राइट। Since I am not able to collect the said certificate on time, I am kindly be allowed to write JEE Mains Advanced previously। अभी मेरे पास वो चीज नहीं है, बट मुझे अभी आप JEE Mains Advanced JEE Mains लिखने के लिए परमिशन ग्रांट कर दो, राइट। I hereby declare that I will upload a fresh certificate issue after this date at the time of reporting after seat allocation। समझ आ रही है? एक लाइन लिखी हुई है। I understand that ability to upload the same by given date and time will lead the withdraw inability। I understand that अगर inability to upload the same at the given by the given time and date, अगर मैं उस टाइम पे ये चीज अपलोड नहीं कर पाता हूँ, will lead to withdrawal of EWS बेनिफिट। तो जो भी बेनिफिट मुझे EWS की वजह से मिलने वाला है वो सब खत्म कर दिया जाएगा। आप अगर 55, जैसे उस 2019 के अकॉर्डिंग मैं बोलूं, 2022 के अकॉर्डिंग अगर बोलूं कि अगर आप 50 मार्क्स पाए हो और आप EWS सर्टिफिकेट नहीं अपलोड कर पाए हो, देन आपको क्या बोलते हैं, एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। आपकी कैटेगरी तुरंत जनरल पे आ जाएगी, और जनरल के लिए कैटेगरी होती है कि 55 मार्क्स से ज्यादा। जैसे इस बार तो बदला है, 31 पॉइंट समथिंग हो गया है, वो आप देख लेना सारी चीजें, ठीक। ओके, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इफ क्वालिफाइड, अगर मैं क्वालिफाई किया हूं, माई कैटेगरी विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग इन अ कॉमन रैंक लिस्ट। जैसे कॉमन रैंक लिस्ट की कैटेगरी वहां पे बनाई गई है, उसके अकॉर्डिंग मैं फिट बैठता हूं, और मैं उसी के अकॉर्डिंग मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। चीज समझ आई? ओके, फिर आपके मॉम डैड के या मॉम के डैड के साइन, आपका नेम, डेट एंड एप्लीकेशन, जो आप एप्लीकेंट मतलब आपके यहाँ पे हस्ताक्षर। समझ आ गया? ये है अंडरटेकिंग एट द टाइम आप इसको सबमिट कर सकते हो
ये भी आपको डाउनलोड से मिल जाएगी जेईई मेंस के। अभी तो आपने सबमिट कर दिया, नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आप कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना। तो ये आपको डाउनलोड से मिल जाएगी जब जेईई मेंस का आप पोर्टल ओपन करोगे तब। तो ये है अंडरटेकिंग कि अभी मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, बट ऑन द टाइम मैं उसको सबमिट कर दूंगा। अगर मैं नहीं सबमिट करता हूं देन मेरा जितना ईडब्ल्यूएस बेनिफिट है वो सारा विड्रॉ कर लिया जाएगा, और मेरा जो भी कैलकुलेशन होगी वो अकॉर्डिंग टू CRL होगी, कॉमन रैंक लिस्ट से होगी। क्लियर है ये चीज? ओके फाइन। तो ये रहा वीडियो में। आई थिंक इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है एंड क्या क्या जरूरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब आपको बनवाना है, ठीक, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, आप नहीं बनवा पाए तब क्या होगा, उस टाइम पे अगर एप्लीकेशन अपना सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो आप ये लगा सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, अंडरटेकिंग लगा सकते हो। तो ये सब सारी जानकारी आई थिंक आपको मैंने अपनी तरफ से सारी जानकारी दे दी। अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ आया यू कैन कॉमेंट मी, आई विल आंसर यू। ओके ओके देन, तब तक के लिए धन्यवाद। आप